Okay, guys, so welcome everyone. Today is our day one of our DevOps crash course. कल डे ज़ीरो था हमारा जहाँ पर हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शंस की बात करी थी कि हमें क्या चीज़ें सीखनी है, क्या हमें करना है, इसके अलावा क्या क्या हमारे मतलब ऑब्जेक्टिव्स है इस पर्टिकुलर कोर्स के कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है इससे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमें लर्निंग कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है और इसके अलावा हमारा जो गोल है जैसे किसी का अगर स्विच करने का गोल है या किसी का लर्निंग पर्पस से गोल है तो हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा डेवॉप्स में क्या क्या और टेक्निक जो है टैग इन्वॉल्व रहते हैं और हम कैसे उन टैग के लिए जो है वो आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं, वो सब चीज़ें कल हमने देखी थी। अगर किसी ने नहीं देखी तो वर्धन जो है वो आज उनका डे वन है तो वो उसको रिफ़र कर सकते हैं हमारे डे ज़ीरो के सेशन को। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे डे वन पे। आज हम स्टार्ट करें तो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे लिनक्स से, क्योंकि लिनक्स जो रहता है वो एज अ डेवॉप्स इंजीनियर अगर मैं बात करूँ तो हमारा 90% वर्क जो है वो हमारा लिनक्स पर ही होता है, लिनक्स मशीन्स पे होता है। उसके फ्लेवर्स अलग अलग हो सकते हैं, फ्लेवर मतलब अलग अलग उसके ओएस टाइप हो सकते हैं, जैसे सेंटोस हो गया, अमेजोन लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, उसके अलावा हमारा ओरेकल भी रहता है। तो ये हमारे अलग अलग फ्लेवर्स हो सकते हैं, बट जो मोस्टली हमारा वर्क जो रहता है वो लिनक्स पर ही रहता है। और 90% जो है मतलब हमें अगर डॉकर पे वर्क कर रहे हैं, कंटेनर में भी अगर हम कोई सी एप्लीकेशन रन करेंगे तो वो भी लिनक्स इन्वायरमेंट ही रहेगा मैक्सिमम टाइम। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने आज तक कभी लिनक्स के अलावा जो है वो दूसरा इन्वायरमेंट देखा नहीं है डॉकर में। डॉकर में इसका फ्लेवर मैंने डिफरेंट डिफरेंट देखे, जैसे सेंटोस हो गया या फिर ओरेकल हो गया। बाकी का हमारा जो मोस्टली वर्क रहेगा वो लिनक्स पर ही रहेगा। लिनक्स के अलावा अगर मैं बात करूँ कि कहाँ-कहाँ पे हमारा का लिन हमें जो है किस-किस टूल में जो है वो लिनक्स हमारा यूज़ होता है। डॉकर में हमारा लिनक्स यूज़ होगा, कुबरनेटिस में हमारा लिनक्स यूज़ होगा, जेनकिंस में भी हमारा लिनक्स यूज़ होगा। इसके अलावा एडब्ल्यूएस में हमें सीएलआई कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ता है कई बार कि अगर हमें सीएलआई के थ्रू से रन करना है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है वो एडब्ल्यूएस सीएलआई पे भी वर्क करती है और जो डैशबोर्ड पे हम वर्क करते हैं उस पे भी करती है। तो हमें दोनों चीज़ जो है वो हमारे को वर्क करते आना चाहिए, किस तरीके से हम एडब्ल्यूएस सीएलआई पे वर्क करते हैं। सीएलआई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस जो रहता है उस पर हम कैसे वर्क करते हैं, जो कि एक ब्लैक स्क्रीन रहती है। जैसे स्टार्टिंग में मुझे भी उसका थोड़ा फ़ियर था कि ब्लैक स्क्रीन देखते थे मुझे, क्योंकि मुझे विंडोज़ पे वर्क करने की आदत थी। तो मुझे जो आइकॉन्स रहते थे और जो मतलब कलरफुल विंडोज़ होती थी, मुझे उस पे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता था। बजाय जब हम लिनक्स को देखते थे वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, उस पे हमें टाइप करना पड़ता है, अगर हमें कुछ भी ऑपरेशन जो है वो परफ़ॉर्म करना पड़ता है। तो लिनक्स की हमें आदत डालनी पड़ेगी, अगर हमें आदत नहीं है उसमें मतलब वर्क करने की, मैक्सिमम लोगों को नहीं रहती है। अगर जो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके लिए टोटली न्यू है, तो लिनक्स थोड़ा उनको लगता है कि अरे विंडोज़ ज़्यादा अच्छा है, लिनक्स क्यों हमारे लाइफ़ में आ गया। तो इसके में अगर देखें तो मेरा पूरा सजेशन रहेगा आपको कि लिनक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी में पढ़ो या फिर उसको डेली लाइफ में लो, जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हो। क्योंकि मैक्सिमम वर्क जो रहेगा हमारा एज अ डेवॉप्स इंजीनियर, एज अ क्लाउड इंजीनियर, वो हमारा लिनक्स पर ही रहेगा। तो हमें लिनक्स की जो है वो आदत होनी चाहिए कि किस तरीके से वर्क होता है। अच्छा, लिनक्स में एक चीज़ मैं एक और आपको बता दूँ कि हम पूरा ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे कि लिनक्स का आर्किटेक्चर क्या होता है या फिर लिनक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसकी हिस्ट्री वगैरह, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। मैं इस कोर्स में मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा बताऊँगा, एज़ अ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे काम होता है, जैसी चीज़ें हमें पढ़ने के लिए पढ़नी पड़ेगी। थ्योरेटिकल चीज़ें मैं आपको खुद को दूँगा कि आपको थ्योरी में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि जो हम डेवऑप्स इंजीनियर की बात करते हैं जब भी हम, तो थ्योरेटिकल जैसे जितना भी इंटरव्यू मैंने दिए हैं या फिर मैं भी अगर आप कोई भी इंटरव्यू लेता हूँ, तो मुझे पता है कि 90% जो चीज़ें रहती हैं वो पूछी जाती है। मतलब उसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं करके देना पड़ता है। 10% जो आपको कोडिंग वाला पार्ट रहता है या फिर कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है, मैनिफेस्ट फाइल वगैरह, वो 10% पार्ट होता है। 90% आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ हो रही है, तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है? तो हम थ्योरेटिकल मैं आपको बता दूंगा कि आपको थ्योरी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जो आपको खुद सेल्फ पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा आपका मतलब जो है नॉलेज आपको ले खुद को गेन करना पड़ेगा। हम सभी अभी एक्सपीरियंस पर्सन है, तो कहीं ना कहीं हमारा लिनक्स से पाला पड़ा है। हमें थोड़ा बहुत जो है कॉलेज टाइम पे भी हमें लिनक्स जो है वो सिखाया गया है कि अच्छा लिनक्स का बेसिक क्या होता है, किस तरीके से बाइनरी सिस्टम वर्क करता है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टा ऑक्टा पेंटा जो भी हमें पढ़ा था। तो किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से चीज़ें जो है वो लिनक्स पर मतलब फ्रॉम कोर टू दी उसमें किस तरीके से वर्क होती है, जो भी हम कमांड लिखते हैं उसके पीछे का उसको वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है, ये सब हम ऑलरेडी कॉलेज टाइम में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो ये थियोरटिकल पार्ट है, अगर जिसको इंटरेस्ट है वो पूरा जीरो से स्टार्ट कर सकता है। बट यहाँ पर मैं आपको अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों का एटलीस्ट लिनक्स जो है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे पाला पड़ा है, आपको पता है कि लिनक्स में
कैसे हम वर्क करते हैं, बेसिक कमांड जो रहती है थोड़ी बहुत आपको पता होगी, बट हम स्टार्ट करेंगे कमांड जीरो से। बट लेट्स सपोज कि हमारा थियोरेटिकल जो नॉलेज है वो हमारा थोड़ा बहुत होना चाहिए। नहीं भी होगा तो मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, तो आप उस क्वेश्चन पे जो प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका थियोरेटिकल नॉलेज भी जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, सो आज का हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आज का जब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन, इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो AWS की तरफ भी जाऊंगा, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। ये हम जब भी एक नया सेशन हम स्टार्ट करेंगे, जब भी हम नया कुछ भी बनाएंगे, मैं हमेशा एक नया कंप्यूट जो है वो क्रिएट करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कई बार जब हम कुछ प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें नहीं करूंगा मैं, क्योंकि उसमें मुझे उसको पॉज करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। बट डेली में एक नया जो है प्रेफर करूंगा कि नया कंप्यूट क्रिएट करूं, ताकि जब मैं कंप्यूट क्रिएट करूं तो आपको भी इस चीज़ का नॉलेज हो कि हमें क्या क्या चीज़ें कंप्यूट क्रिएट करने में लगती है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। अभी बेसिकली मैं आपको ज़्यादा AWS पार्ट में नहीं लेके जाऊंगा, पर एटलीस्ट मैं इतना लेके जाऊंगा कि आपको एटलीस्ट नॉलेज हो कि अच्छा कंप्यूट क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, सो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा AWS में ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ विजिबल है। हाँ विजिबल है। ठीक है, सो हम बात करते हैं आज, सबसे पहले AWS पे हम आएंगे। AWS पे ये मेरा डैशबोर्ड है, जैसा सभी का डैशबोर्ड जो है सिमिलर रहता है। करंटली मैंने रूट यूज़र लॉगिन करा हुआ है, पर जैसा मैंने कल भी बताया था कि रूट यूज़र जो है वो प्रेफरेबल नहीं रहता है। आगे जाके जब हम AWS के बारे में पढ़ेंगे तो हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे हमारा खुद का, जिसको हम एडमिन प्रिविलेजेस देंगे सारे, ताकि हम उस यूज़र को जो है यूज़ करें। पर हमें अभी EC2 का काम है, इसलिए मैंने अभी रूट यूज़र के थ्रू ही लॉगिन करा है। ये प्रेफरेबल नहीं रहता। जब हम IAM पढ़ेंगे, IAM रोज, उसके रोज पढ़ेंगे, यूजर्स पढ़ेंगे, ग्रुप पढ़ेंगे, तब हम एक यूजर क्रिएट करेंगे जिसको हम हमेशा जो है यूज करेंगे हमारा आगे आगे कंप्यूट वगैरह जो भी क्रिएट करना हुआ उसके लिए। ठीक है, सो कल मैंने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताई थी आप लोगों को कि जब भी हम AWS पे आते हैं हमारे डैशबोर्ड पे, तो उस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है हमारा रीजन। ठीक है, तो हमारा रीजन ऑलवेज जो हमारा नियरेस्ट रीजन होना चाहिए। इसके मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि क्यों हमारा नियरेस्ट रीजन होना चाहिए, और कॉस्ट परस्पेक्टिव से भी, डेटा लिटरेंसी के परस्पेक्टिव से भी। तो हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम सबसे पहले लॉगिन करने का तो हमारा रीजन जो है वो चेंज करेंगे। डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो US ईस्ट 1 रहता है, नाइजीरिया का, सॉरी नाइजीरिया का नहीं, US ईस्ट 1 नॉर्थ वर्जीनिया का रहता है। तो हम इसको हमेशा चेंज करेंगे। ठीक है, हम हमेशा मुंबई या फिर जो हमारा नियरेस्ट रीजन है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आके या तो हम EC2 सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक EC2 का ये सर्विसेज जो है, जब भी हमें कोई भी सर्विसेज पर काम करना है, हमारे को यहाँ पर आकर उस सर्विस का नाम डालना है। जैसे हमें EC2 क्रिएट करना है, कंप्यूट क्रिएट करना है, इलास्टिक कंप्यूट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इस पर जाके हम क्लिक करेंगे, सर्विस पे जाके ये सर्विस ओपन होगी। यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है अगर पढ़ना है तो थोड़ा बहुत हम इसको पढ़ सकते हैं। क्या होता है अमेजॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसका नाम है जिसे हम EC2 बोलते हैं। सेम S3 पे जाएंगे तो S3 का फुल फॉर्म रहता है सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। तो इस तरीके से जो है मतलब नेम डिनोटेड करेगा। थोड़ा सा आप चाहे तो यहाँ पर आगे पढ़ भी सकते हैं कि EC2 क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। पर अभी मैं इसकी थ्योरेटिकल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं सीधा इंस्टेंस लॉन्च करूँगा। ठीक है, वो इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं वो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और जब हम इसको एक्चुअल में पढ़ेंगे EC2 को क्लाउड में, तब मैं इसको हर एक चीज़ इसकी जो है मैं आपको पूरे इन डिटेल बताऊंगा कि कंप्यूटर अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अभी आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे जब भी हम कंप्यूटर क्रिएट ज्वाइन करने जाएंगे, कि इसमें ऐसा क्यों है, सिक्योरिटी ग्रुप हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, या एडिशनल ऑप्शन में और क्या क्या ऑप्शन है। ये सब चीज़ें हम इन डिटेल बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करा है। यहाँ पर आके सबसे पहले हमें नेम या टैग देने पड़ते हैं। टैग्स का हम बाद में डिस्कस करेंगे, टैग्स क्या होता है। अभी सिर्फ हम नेम पर जाएंगे कि नेम क्या डालना है। जैसे आज हमारा डे 2 है लर्निंग का, तो मैं इस पर डाल देता हूँ डेवॉप्स लर्निंग, सॉरी डे 1 है, लर्निंग डे 1। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया इसका। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है वो रहता है एप्लीकेशन और OS इमेज। अभी हम इसमें इन डेप्थ नहीं जाएंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली जो चीज़ें हैं इसको हम इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे हर एक चीज़ को। ठीक है, कि क्या OS टाइप होता है, OS टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, AMIs क्या होता है, कस्टम AMI कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली हमें लिनक्स क्रिएट करना है, जो कि अमेजोन का बेसिक लिनक्स सर्वर रहता है। हम इसी AMI को जो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये फ्री भी है। हमने अकाउंट बनाया, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम जो भी रिसोर्सेस है जो हम हमारी लर्निंग के थ्रू यूज़ करेंगे, वो हम मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है वो हम फ्री टियर के जो हम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है,
तो इसमें हमारा जो है लिनक्स हमारा हमने सिलेक्ट करा हुआ है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, हमें इस पे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस फिर हम थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे इसमें, ठीक है? इंस्टेंस टाइप, तो हमें T2 माइक्रो, इसके अलावा बहुत सारे इंस्टेंस टाइप जो फ्री रहते हैं, जैसे T2 माइक्रो हो गया, T2 नैनो हो गया, शायद तक वो फ्री रहता है। अभी तो फिलहाल T2 माइक्रो ही जो है वो फ्री में है, फ्री टियर में है। तो हम इसको T2 माइक्रो को जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, हम इसी को सिलेक्ट रहने देंगे क्योंकि हमें सिर्फ कमांड रन करनी है, इस पर अभी हमें कुछ हैवी वर्क नहीं करना है, तो इसलिए हम इसको T2 माइक्रो ही रहने देंगे। आगे जाके जब हम क्लस्टर वगैरह बनाएंगे, हो सकता है हम T3 भी ले या फिर हम और दूसरा टाइप का इंस्टेंस भी ले। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्टेंस क्या होते हैं, इंस्टेंस फैमिलीज क्या होती है, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसको भी सेम एज इट इज ही रहने देते हैं। फिर इसके नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आता है की पेयर लॉगिन। तो ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक एसएसएच की होती है बेसिकली, जो कि हमारे कंप्यूटर को जो है वो लॉगिन करने में हेल्प करती है। अभी फिलहाल मैं इसमें भी डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि क्या होती है। जब हम एनसिबल पढ़ेंगे तो हमारा एक एसएसएच का एक बहुत रोल देता है एनसिबल में, क्योंकि जब भी हम एनसिबल पे वर्क करेंगे आगे जाके, तो कैसे हमको एसएसएच की जो है वो स्टोर करनी रहती है, कहाँ स्टोर करनी रहती है, कैसे हम बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकते हैं एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस, ये हम आगे जाके इन डिटेल पढ़ेंगे। तो मैं इसको भी अभी जो है मतलब रहने देता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक एसएसएच की क्रिएट करके रखी है डेवॉप्स लर्निंग नाम से। कैसे क्रिएट करना मैं आपको पहले से बता देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट में जाके हमें एसएसएच की का नाम देना है, पैम की हमें सिलेक्ट करनी है, पीपी के करेंगे तो पुट्टी की के थ्रू यूज होता है। पुट्टी की क्या होती है ये मैं आपको आगे आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी, तो इसको भी ज़्यादा हमें लोड नहीं लेना है। सिंपल सा जो डिफॉल्ट है बस हमें नाम दे के, पैम ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, इस पर क्रिएट की पेयर पर सिलेक्ट करके हम इसको सीधा लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्रिएट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, देन हम इसे लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेटवर्क सेटिंग के इस पे। नेटवर्क सेटिंग में भी मैं अभी इसमें एग्जिस्टिंग ग्रुप क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, सबनेट क्या होता है, ये सब मैं अभी मैं इन डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसे जो है हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, इवन दो अगर हमें HTTPS और HTTP हमें प्रोटोकॉल हमारे को अलाउ करने हैं, हम वो भी कर सकते हैं। ये बेसिकली इंटरनेट यूज़ के लिए होता है। मैं भी इसमें भी नहीं इसको अलाउ कर रहा हूँ, अभी हम इसको भी जो है ऐसी एज इट इज रहने देंगे। ओनली SSH में अलाउ कर रहा हूँ क्योंकि हमें की के थ्रू लॉगिन करना है। तो अगर मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा तो मैं की के थ्रू लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सिर्फ अलाउ SSH ट्रैफिक हमें करना है, ये मस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने SSH की क्रिएट करी है, तो इसको अगर हमने अलाउ नहीं करेंगे तो हम SSH के थ्रू हम इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नीचे। तो बची हुई जो डिटेल्स है मैं आगे जाकर एडवांस ऑप्शन में भी लेके जाऊंगा आपको, कि एडवांस ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या कहाँ कहाँ पर हमें किस चीज़ को जो है हमें यूज़ करना है। जब हम एक IAM रोल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम IAM रोल को भी सिलेक्ट करेंगे। नीचे जाके हम यूज़र डेटा भी जो है वो यूज़ करेंगे। यूज़र डेटा क्या होता है, यूज़र डेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत सारी जगह पर। हमें आगे जाके जब हम कंप्यूट पर काम करेंगे, कुबरनेटिस पे, बैच कंप्यूट पे, तो वहाँ पर यूज़र डेटा का एक बहुत बड़ा रोल देता है कि क्या क्या प्री रिक्विजिट चीज़ें आपको इंस्टॉल चाहिए आपके सिस्टम में, जो कि आपके एप्लीकेशन को रन करने में काम आएगी। तो ये क्या होता है, केसेस में हम स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, कैसे से रन करते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को जो है स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हमें EC2 इन डेप्थ पढ़ना ही है। ठीक है, अभी मैं सिंपल सा एक लॉन्च पे क्लिक करूंगा और इंस्टेंस जो है वो हमारा लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो गया है। यहाँ पे इंस्टेंस आईडी हमारे पास आ चुकी है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा, इसको लगभग 1 to 2 मिनट्स लगता है इनिशियलाइज होने में। जब ये इनिशियलाइज हो जाएगा, इसके जो चेक्स रहते हैं, टेस्ट चेकिंग ये सब हो जाएगा, उसके बाद में हम इसको जो है वो आगे जाके मतलब कैसे लॉगिन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे इंस्टेंस आईडी पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा, जैसे जो फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं इसको तो उनको एकदम न्यू लग रहा होगा कि अरे पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, VPC आईडी क्या है, सबनेट आईडी क्या है, ये सब हम इन डिटेल आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये हर एक चीज़ जो है एज अ क्लाउड इंजीनियर, एज अ डेवॉप्स इंजीनियर, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन जो वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आते हैं। तो ये चीज़ों को अभी अगर आप देख रहे हो, अगर आप आपकी तरफ से एक्सप्लोर करना चाहते हो, आगे आके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट मेरा सजेशन यही है कि अभी आप ज़्यादा इस पर दिमाग मत लगाओ। अभी हम आगे आके ये सब एक एक चीज़ को हम इन डिटेल इन डेप्थ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने AMI का बताया था कि AMI नेम, AMI आईडी क्या होती है, ये सब चीज़ें हम आगे जाकर सब देखेंगे। तो इसमें आपको अभी जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि अच्छा ये अचानक इतनी सारी चीज़ें कैसे आ गई है। बस अभी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना, वो है हमारी की पेयर जो हमने दिया है। यहाँ पे मैंने डेवॉप्स लर्निंग मेरी की पेयर सिलेक्ट करा था, सेम डेवॉप्स की से मुझे लॉगिन करना है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि इंस्टेंस रनिंग हुआ है या नहीं हुआ है। अभी भी इनिशियलाइजेशन जो है वो हो रहा है इसका।
इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ यहीं से। हाँ, तो हमारा इंस्टेंस अप हो चुका है। अब इंस्टेंस अप हो गया है, इसे मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करके डायरेक्टली मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। सो ये मेरा EC2 जो है, मतलब जो मेरा कंप्यूटर मैंने क्रिएट करा है, मैं डायरेक्टली अमेजोन पे ही मैं, मतलब मेरे वेब पे मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ। ठीक है। प्रेफर क्या किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रेफर किया जाता है कि आप यहाँ पर लॉगिन मत करो, क्योंकि यहाँ पर सेशंस रहते हैं। जैसे हर एक यूज़र के अपने अपने सेशन टाइम रहता है, 60 मिनट, 30 मिनट, या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रहेगा, तो ये आपको हर 60 मिनट में जो है वो लॉग आउट कर देगा। तो आप ज़्यादा देर तक लॉगिन नहीं रह पाओगे, तो ये प्रेफरेबल नहीं रहता है एज अ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप डायरेक्टली जो है वेब के थ्रू लॉगिन करो। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आप डायरेक्टली लॉगिन कर भी नहीं पाओगे। लॉगिन करने का जो बेस्ट ऑप्शन जो रहता है वो रहता है थ्रू दी SSH की, जो हमने क्रिएट करी है। जैसे मैं अगर सेशन मैनेजर पे जाऊँ, इसके थ्रू भी हम लॉगिन कर सकते हैं। SSH पे जाऊँगा, यहाँ पर जो स्टेप्स दिए बहुत सारे, जब आप खुद आपका EC2 क्रिएट करोगे तो इस स्टेप में आपको इश्यूज आएंगे। अगर आप विंडोज़ पे आप लॉगिन कर रहे हो, तो विंडोज़ के थ्रू जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पर, क्योंकि ये जो कमांड दी है chmod 400 और उसके बाद में जो है परमिशन चेंज करने की, ये सिर्फ और सिर्फ लिनक्स पे वर्क करती है। तो अगर आप पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट वो ओपन करके अगर आप सोचो कि ये मैं स्टेप फॉलो करूँ और फिर मेरा EC2 लॉगिन हो, तो वो नहीं होगा। इसके लिए मैंने आपको इसीलिए कल बोला था कि हमें एक सॉफ्टवेयर जो है रिक्वायरमेंट रहता है, वो है मोबा स्ट्रीम। मोबाइल स्ट्रीम में प्रेफर भी करूँगा कि हम थ्रू आउट द जर्नी मोबाइल स्ट्रीम को ही यूज़ करेंगे। इसके सेवरल बेनिफिट होते हैं, जैसे हम अभी जब ओपन होगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इजी क्यों रहता है ये यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू जो हमारा हम अगर SSH के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं किसी लिनक्स सिस्टम पे, या हम अमेजोन पे डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके कंपेरिजन में मोबाइल स्ट्रीम पे यूज़ करना क्यों ईजी रहता है, ये मैं आपको बताऊँगा आगे आके। अच्छा, अब मैं इस पर एक बता भी देता हूँ कि किस तरीके से मोबाइल स्ट्रीम पर कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा EC2 इंस्टेंस अप है, चालू है, हमारा रन कर रहा है। हमें जाना है सेशन पे, सेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे SSH ऑप्शन दिया है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दिया है रिमोट होस्ट। ठीक है। तो रिमोट होस्ट मतलब क्या होगा कि हमें इसका जो होस्ट आईडी है, होस्ट आईडी बेसिकली क्या रहती है, वो रहती है हमारा पब्लिक एड्रेस। यहाँ पे एक लिखा है पब्लिक IP एड्रेस लिखा है, हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद में हमें इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। एक यहाँ पर मैं आपको कैच बताऊंगा, आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, मैं जब भी कोई सी चीज़ें एज ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो उस चीज़ को थोड़ा आप अलग लिखिएगा, ताकि अगर आप उस फील्ड में जाओ या फिर उस सिचुएशन में जाओ आगे जाके, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करो, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होती है, जनरली ये कैसे काम करती है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसमें पब्लिक IP एड्रेस नहीं होता है, उसमें DNS रहते हैं, उसमें पब्लिक IP एड्रेस नहीं होता है, आपको प्राइवेट IP एड्रेस से लॉगिन करना पड़ेगा। तो प्रोसेस सेम ही रहेगी पूरी, सिर्फ यहाँ पर पब्लिक एड्रेस की जगह हमारा प्राइवेट IP एड्रेस हो जाएगा, और प्राइवेट IP एड्रेस के थ्रू हम लॉगिन करेंगे। अगर आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आप सोचोगे कि अरे यार यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस तो इनेबल ही नहीं है, यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस है ही नहीं, यहाँ पे तो DNS करके कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है DNS, सेम DNS करके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहेगा, और वो इनेबल ही नहीं रहेगा, तो आप सोचोगे कि यार मैं लॉगिन कैसे करूँगा बिना पब्लिक एड्रेस के। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस पर आप प्राइवेट IP एड्रेस से लॉगिन कर सकते हो, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। ठीक है। फिर यहाँ पर मैं जाऊँगा यूज़र नेम पे, यूज़र नेम पे हम चाहे तो यहाँ पे यूज़र नेम डाल सकते हो, पर मैं अभी यहाँ पर डालूंगा नहीं। मैं जाऊँगा एडवांस SSH सेटिंग पे, इस पर क्लिक करूँगा, यूज़ प्राइवेट की। ठीक है। प्राइवेट की पब्लिक की क्या होती है, ये मैं आपको आगे जाकर जब एनसिबल पढ़ाऊंगा, इसका मैं बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि प्राइवेट की क्या होती है, पब्लिक की क्या होती है, और ऑथराइज की क्या होती है, और कैसे ये तीनों एक दूसरे से कोलैबोरेट करके वर्क करती है। बेसिकली इसको आप समझो की मतलब चाबी है ये हमारा जो भी EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट करा है उसको खोलने के लिए एक बेसिकली चाबी है। तो इस तरीके से आप थोड़ा दिमाग में लेके चलना, आगे अगर हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्या होती है, कैसी होती है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो आपसे बेसिकली बोला जाएगा जब भी आपको कुछ एक्सेस वगैरह चाहिए होगा किसी भी कंप्यूटर का, तो आपको बोलेंगे कि आपकी प्राइवेट की मुझे दे दो, या फिर आप मुझे आपकी प्राइवेट की सेंड कर दो, तो मैं आपको जो है मतलब उस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस में मतलब ऐड कर दूंगा, या फिर आपको जो है वो आपकी प्राइवेट की उसमें जाके ऐड कर दूंगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो की कैसे क्रिएट करते हैं, उस की को कैसे शेयर करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा पूरा। ठीक है। अभी हम बस इसको क्या करेंगे, चेक बॉक्स करेंगे यूज़ प्राइवेट की। यहाँ पे ये सर्च वाले बटन में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि ये मैंने कल डाउनलोड करके रखी थी, यहाँ पे मेरी DevOps learning.pem की यहाँ पे सेव है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहीं पर, और ओके पे क्लिक कर दूंगा। प्रमोद, एक डाउट है मुझे। हाँ जो आपने वो DNS वाला बताया था ना कि
वहाँ हाँ पे प्राइवेट जो कहाँ होता है। सो लेट्स रिज्यूम। हम कहाँ थे? तो हमने मोबाइल स्ट्रीम पे जो है वो लॉगिन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मोबाइल स्ट्रीम पे अलग अलग आईपी एड्रेसेस है जो मैंने प्रीवियसली जो लॉगिन करे थे। ये सब मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मुझे मेरा अगर EC2 करंटली वर्किंग में है तो मुझे यहीं पर ही वो बता देगा कि आपका EC2 करंटली वर्किंग में है। आप यहीं की मतलब इसी के थ्रू जो लॉगिन कर सकते हैं। कुछ इशू है कितना 156 आईपी एड्रेस सेम है। हाँ ओके, आ गया है। तो यहाँ पर पूछेगा लॉगिन एज। तो बेसिकली अमेजोन में जो यूज़र नेम रहता है वो ऑलवेज EC2 हाइफन यूज़र रहता है। तो ये हमेशा याद रखना है। अभी भी आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम पूछेगा, तो आपको EC2 डॉट डैश यूज़र जो डालना है। और इसके बाद में इस तरीके से चिड़िया उड़ती हुई आपको दिख जाएगी, मतलब आपका जो है वो इंस्टेंस लॉगिन हो चुका है। ठीक है, इस वाले को हटा देता हूँ, ओनली इसी को रखते हैं। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि मोबाइल स्ट्रीम पर हमें क्यों यूज़ करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइल डायरेक्टर सिस्टम है वो मैं यहीं पर ही देख सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे मुझे अगर मेरे विंडोज से कुछ फाइल उठा के मुझे इसमें डालनी है तो मैं सीधा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये सब फैसिलिटीज़ हमें मोबाइल स्ट्रीम प्रोवाइड करता है। इसलिए हम मोबाइल स्ट्रीम को जो प्रेफर करते हैं यूज़ करना, क्योंकि थोड़ा ईजी कर देता है हमारी जॉब। अगर मैं ये चीज़ को अमेजोन लिनक्स पे करने जाऊँ तो मुझे कमांड्स रन करनी पड़ेगी सोर्स कॉपी वाली। फिर उसके बाद में कॉपी पेस्ट करूँगा, हो सकता है कॉपी पेस्ट हो या नहीं हो, कुछ परमिशंस का इशू हो जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं रहता। प्लस यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट हमारे पास एडिटर भी रहता है। जैसे एक हम आगे जाके जब हम एडिटर्स वगैरह की बात करेंगे, जब VI एडिटर या नैनो एडिटर की हम बात करेंगे, तो मोबाइल स्ट्रीम भी हमें एक एडिटर प्रोवाइड करता है जो हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली रहता है, जिसको हम इजीली जो है मतलब देख सकते हैं, उसको मतलब एडिट कर सकते हैं। उसमें जो भी हमें डालना हो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट कॉपी, तो वो ईजी कर देता है हमारी जॉब। इसलिए हम मोबाइल स्ट्रीम जो है वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके जी। ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज होता है मोबाइल स्टॉक। हाँ, देखो जैसे मैंने अभी तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करा उनमें तो मैं मोबाइल स्ट्रीम जो है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि फ्री है ये। मतलब आप परमिशन ले सकते हो। अगर आप मतलब पूछोगे किसी भी एडमिन से या फिर आपकी जो भी मतलब इंडस्ट्री में, आप पूछ सकते हो कि मैं मोबाइल स्ट्रीम इंस्टॉल कर सकता हूँ क्या मेरे सिस्टम में। सो इफ़ दे आर अलाउइंग यू यू कैन इंस्टॉल, क्योंकि फ्री है। इसका कोई मतलब चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है, आप फ्री में यूज़ कर सकते हो इसको। तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो फिर नॉर्मल जो हम SSH के थ्रू लॉगिन करते हैं हमें उसी तरीके से लॉगिन करना पड़ेगा। बट जैसे मैंने IQVIA में देखा है, EY में देखा है, एस्ट्राजेनेका, इन सब ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो मोबाइल स्ट्रीम यूज़ करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है या फिर कुछ भी, वैसा मैंने अभी तक तो नहीं देखा है जो मेरे एक्सपीरियंस में। सो हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो भी, सही वो अलाउ नहीं करे, थर्ड पार्टी टूल है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में पूछना पड़ेगा कि हम मोबाइल स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इफ़ दे आर अलाउइंग सो इट्स वेल एंड गुड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे। हम आज जो है थोड़ा लिनक्स पढ़ेंगे, लिनक्स देखेंगे, लिनक्स क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सब चीज़ें जो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली लिनक्स का इस तरीके से एक ब्लैक विंडो होता है हेलो। जिससे आप। हाँ एक मेरे को डाउट था। हाँ ठीक है, आपने अभी ये इंस्टेंस ठीक है, जिसका भी डाउट था अभिषेक का, आई थिंक सो इज इट क्लियर अभिषेक? नहीं, मेरा था मेरा। सॉरी, मेरे को नाम नहीं पता, मैं एक्चुअली मेरे नहीं नहीं नहीं। फ्रंट विंडो पर ही हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी से लिनक्स का। तो बेसिकली लिनक्स स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ थ्योरी होती है थोड़ी बहुत, जो मतलब बेसिकली हमारा को लिनक्स जो रहता है वो क्या होता है, लिनक्स क्यों यूज़ करते हैं, ये मैं चाहूँगा कि थोड़ी बहुत थ्योरी आप आपके तरफ से जो है पढ़ो। क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिनक्स पर काम करा है और आपने अगर कॉलेज से, आप CSIT से बिलोंग करते हो, तो आपको थोड़ा बहुत लिनक्स के बारे में पता होगा कि बाइनरीज कैसे वर्क करती है, किस तरीके से हर एक जो भी हम लिख रहे हैं इस पर, जो भी चीज़ कमांड लिख रहे हैं उसको कैसे वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, 0101 में वो कैसे कन्वर्ट करता है, किस तरीके से वो स्क्रिप्ट जो है वो रन होती है हमारे इसमें, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। कहाँ पर स्क्रिप्ट रखी रहती है, कहाँ पर बाइनरीज फाइल रखी रहती है, तो ये सब हम आगे आगे भी देखेंगे। पर थोड़ा सा आप जो थ्योरेटिकल पार्ट आप आपकी तरफ से पढ़ लेना कि लिनक्स क्या होता है, क्यों होता है, कितने फ्लेवर्स होते हैं लिनक्स में। ये सब चीज़ थोड़ा सा आपके आपकी तरफ से जो प्रिपेयर करना। मैं सीधा इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन सी कमांड बेसिक में यूज़ होती है, फिर कौन कौन से पावरफुल टूल्स रहते हैं इसके अंदर भी लिनक्स में, जैसे ग्रैप हो गया, ऑक हो गया, सेड हो गया। ये सब हम कैसे यूज़ करते हैं नॉर्मली, ये सब चीज़ें हम आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लिनक्स में यूज़र्स क्या होते हैं। बेसिकली दो यूज़र्स होते हैं नॉर्मली इन एनी इंस्टेंस। एक रहता है हमारा रूट यूज़र, एक रहता है हमारा EC2 यूज़र।
रूट यूज़र मतलब जैसे रूट, अगर आपको पता होगा कि जिसके पास हाई प्रिविलेजेस रहते हैं, जो चाहे वो कर सकता है सिस्टम में, उसको किसी भी चीज़ के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। वो जो भी चाहे मतलब जो भी कमांड को रन करेगा उसको ना किसी डायरेक्टरी के लिए ना किसी पर्टिकुलर कमांड के लिए उसको किसी भी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो उसे रूट यूज़र बोलते हैं। और ईसी टू यूज़र या नॉर्मल यूज़र, जब हम यूज़र क्रिएट करेंगे इसमें मैं आपको वो भी बताऊँ कैसे यूज़र क्रिएट करना है। तो जो नॉर्मल यूज़र रहता है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि कुछ कुछ कमांड रहती है उसके लिए उसको प्रिविलेजेस लगता है, सूडो प्रिविलेजेस लगता है, सुपर यूज़र प्रिविलेजेस उसको लगते हैं उस कमांड को रन करने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल यूज़र रहता है जैसे हमारा जो EC2 है, ये एक नॉर्मल यूज़र है, और एक रूट यूज़र रहता है। रूट यूज़र के लिए हमें स्विच यूज़र करना पड़ता है, SU कमांड यूज़ करनी पड़ती है, और हम रूट यूज़र में जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिकली रूट डायरेक्टरी में लेके चलता हूँ, ठीक है। ये एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहता है। मैं कैसे गया हूँ, CD हाइफन, मैंने सॉरी हाइफन नहीं, फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं इसको, तो उसमें मैंने CD बस फॉरवर्ड स्लैश चूज़ करा, तो मैं रूट डायरेक्टरी में आ गया हूँ। वैसे रूट के मतलब जो रूट के लिए कौन कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको एक एक करके जो है मतलब सभी डायरेक्टरी नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, प्लस इतनी डायरेक्टरी का हमारे को जानना भी मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है। जो इसमें से मेन डायरेक्टरीज है कि इस डायरेक्टरी में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। बची हुई रिमेनिंग डायरेक्टरी आई सपोज आप खुद जाके भी नेट पर सर्च कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तो बाकी जो नॉर्मली जो एज अ डेवॉप्स यूज़र मुझे क्या क्या एज अ डेवॉप्स लर्नर मुझे क्या क्या डायरेक्टरीज के बारे में पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बिन डायरेक्टरी से। सबसे पहले मैं कमांड आपको बताता हूँ, CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो जितने आप ब्लू में देख रहे हो ये सब डायरेक्टरीज है, ये सब फोल्डर है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये सब फोल्डर्स है। इसमें जब भी मुझे किसी डायरेक्टरी में जंप करना है तो मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो मैंने CD डैश बिन लिखा और इंटर करा, तो यहाँ पर आ गया है कि मैं बिन डायरेक्टरी के अंदर में आ चुका हूँ। अब मुझे इसके अंदर चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, तो चेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगा LS मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। तो मैंने जैसे LS टाइप करा, यहाँ पर बहुत सारी जो है मेरे पास फाइल ओपन हो गई है, बहुत सारी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब डायरेक्टरीज, इसमें डायरेक्टरीज नहीं है सारी, ये सब फाइल्स है बेसिकली। तो ये सब क्या है, बाइनरीज फाइल बोलते हैं इसको। बाइनरीज फाइल मतलब जैसे मैंने आपको लिनक्स में बताया है कि लिनक्स में हर एक चीज़ जो भी मैं लिख रहा हूँ वो एट द एंड 0101 जो हम बाइनरीज पढ़ते हैं, अगर आपने बाइनरीज पढ़ी होगी 0101, इसमें कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने अगर LS लिखा या CD लिखा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बैकग्राउंड पर रन हुआ, तो उसने 0101 में कन्वर्ट करा, फिर जाके मुझे इसने आउटपुट दिया। तो ये सब रन कहाँ पर हो रहा है, तो ये सब हो रहा है बिन फोल्डर के अंदर रन। जितनी भी हम कमांड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यूज़ करेंगे फाइल मैनेजमेंट कमांड्स, वो सब कमांड आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे मैंने अभी यूज़ करी LS, तो ये रही मेरी LS कमांड की फाइल है बेसिकली। मैं बोलूँगा इसको अगर मैं ओपन करूँगा कैट करके, तो इसमें बहुत एक मतलब पूरी स्क्रिप्टिंग कैसे लिखी गई है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो बेसिकली बाइनरीज में क्या होती है, बाइनरीज फाइल होती है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो कमांड, वो सब कमांड यहीं पर जाके हिट करती है, इस इन फाइलों को हिट करती है, और फिर वो आउटपुट हमें देती है। तो बेसिकली हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ हम जो कर रहे हैं ना यहाँ पे लिनक्स पे, तो कहीं ना कहीं पे उसकी फाइल एक स्टोर है, और तभी जाके हमारे को आउटपुट दे रही है। ऐसा नहीं कि मैंने LS लिखा तो LS से ही मुझे जो है वो लिस्ट क्यों आई, या फिर CD लिखा तो CD से ही मैं डायरेक्टरी चेंज क्यों कर पा रहा हूँ। वो इसलिए कर पा रहा है कि ऑलरेडी इन सब की फाइलें जो है यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि बाइनरीज में कन्वर्टेड है। बाइनरीज मतलब 0101 में कन्वर्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो रिजल्ट यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी LS यूज़ करा था, LS अभी मैं PWD यूज़ करूँगा फॉर द वर्किंग मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए। सो PWD मेरा कहाँ गया, PWD ये रहा मेरा PWD। तो ऐसे हम जो भी कमांड यूज़ करेंगे ना नॉर्मली फाइल सिस्टम के लिए, वो सारी कमांड हम इसमें जो है वो आके देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी बाइनरी जो है फोल्डर रहता है, जिसके अंदर सारी बाइनरीज इकट्ठा है। हमारी जो बाइनरीज मतलब जो भी हम कमांड रन कर रहे हैं उन सब की बाइनरीज है, जो कि 0101 पे कन्वर्टेड है। इसकी ज़्यादा थ्योरी में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें थ्योरी का इतना कोई पूछता है। हमें बस पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। फिर इसके बाद में मैं इसको एक कमांड यूज़ करूँगा क्लियर, क्योंकि मुझे विंडोज़ पे जो है मेरी जो आदत है, मुझे ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है ऐसे देखना, तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है। फिर से मैं इससे बाहर आऊँगा। अच्छा, अब मैं बिन डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मुझे इससे बाहर आना है, तो मैं क्या करूँगा CD डबल डॉट, ठीक है। जो भी मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ आप चाहे तो लिखते भी जाओ, और इसके अलावा आपकी भी जो है मतलब वे हो, अगर कुछ और वे यूज़ करने का इसमें आगे आपको जाके रिलेटिव पाथ भी बताऊँ, कैसे हम एक पाथ से दूसरे पाथ में हम कैसे जंप कर सकते हैं, वही मैं आपको बताऊँ। कुछ कुछ ट्रिक्स रहती है बेसिकली यूज़ करने की, क्या क्या ट्रिक्स रहती है लिनक्स में,
वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। फिर से मैं ls करता हूँ देखने के लिए। बिन डायरेक्टरी मेरा हो चुका है। बूट डायरेक्टरी, डेव डायरेक्टरी, इनका इतना यूज़ नहीं होता। बूट डायरेक्टरी बेसिकली मैं आपको एक बार ओपन करके बता देता हूँ उसमें क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारा सिस्टम बूट करता है, ठीक है, तो बूट होने पर कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स रन करनी है, कौन सा आर्किटेक्चर रन करना है, ये सब चीज़ें हमारी बूट डायरेक्टरी में स्टोर होती है। जैसे हमारा जो आर्किटेक्चर है वो है हमारा 86/64। वैसे हमारा अगर जो दो टाइप के मेन आर्किटेक्चर होते हैं, अगर कोई थोड़ा सा आपसे पूछे तो एक रहता है ARM, एक रहता है AMD। ठीक है, ARM मतलब क्या होता है, जो कि आर्किटेक्चर बेस्ड रहता है, मतलब जिसमें हम आपकी बाइनरीज जो रहती है वो थोड़ी अलग टाइप से लिखी जाती है। और एक रहता है AMD जो कि 86/64 जो है इसका आर्किटेक्चर है, जो कि मोस्टली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो AMD ही होता है। अब AMD ARM जो है ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ है डेवऑप्स में, तो वो आगे जाके आपको पढ़ा अगर सीखना हो तो मैं उस पर भी आपको एक लेक्चर दे दूंगा कि क्या होता है, कैसे अलग अलग होता है, दोनों दोनों आर्किटेक्चर कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ें क्या होती है दोनों आर्किटेक्चर में, ये भी हम आगे जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। बस बेसिकली आपके दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा बूट फोल्डर में बेसिकली जब हम बूट करते हैं, हमारा सिस्टम बूट होता है, तो ये सब फाइलें जो है कौन सा आर्किटेक्चर है, क्या है, लोडर वगैरह, ये सब चीज़ें हमारी बूट डायरेक्टरी में होती है। फिर इससे मैं बाहर आऊँगा। देन आते हैं डेव में। डेव में बेसिकली कुछ वो नहीं होता है, हमारे डेवलपमेंट टूल्स वगैरह होते हैं। ये सब जो है हमारे डेवलपमेंट टूल्स है कि जैसे CPU हो गया, SDA हो गया, जो भी हमारे मतलब चीज़ें जो है हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमारे को जो है वो डेव फोल्डर में मिलती है। इसके अलावा हमें इसमें डेव फोल्डर का भी जो है कुछ वर्किंग में मेरे अकॉर्डिंग अभी तक तो मुझे तो कभी यूज़ नहीं आया कि डेव फोल्डर कभी यूज़ आया हो। ETC इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोल्डर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। आपको पता होना चाहिए कि ETC में क्या होता है। ठीक है, ETC बेसिकली हमारा जितनी भी फाइल है, जो भी हम आगे जैसे डॉकर इंस्टॉल करेंगे या कुछ भी हम अलग से पैकेजेस वगैरह हम जो भी इंस्टॉल करेंगे, और जो भी हमें सिस्टम रिलेटेड सिस्टम बाइनरीज जो जो हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो सब हमारे ETC फोल्डर के अंदर स्टोर होती है। तो ETC में बेसिकली जो भी हम, जैसे मैंने डॉकर डाला आगे जाके, और डॉकर में मुझे अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने हैं, तो मुझे ETC फोल्डर के अंदर आके यहाँ पे एक डॉकर नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर मैं उसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर पाऊंगा। जैसे ये क्रॉन जॉब है, आगे जाके हम क्रॉन जॉब जब पढ़ेंगे कि क्रॉन जॉब हम डेली कैसे रन करते हैं, आर्ली कैसे रन करते हैं किसी भी जॉब को, वो सब कहाँ पर जाके हिट कर रहा है। तो वो जैसे हमने बाइनरी वाले फोल्डर में हमने देखा कि बाइनरीज वहाँ पे थी, यहाँ पे जो सिस्टम रिलेटेड जितनी बाइनरीज है वो सब हमें इस फोल्डर के अंदर आके मिलेगी, ETC फोल्डर के अंदर आके। ठीक है, तो ETC में बेसिकली हमें दिमाग में होना चाहिए अच्छा जो भी मैं एक्सटर्नल थर्ड पार्टी पैकेज डाल रहा हूँ, अगर मुझे उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मुझे ETC फोल्डर के अंदर आना है। जैसे हम डॉकर अगर इंस्टॉल करेंगे तो डॉकर का ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे हमें उसके अंदर जाना है, फिर जो भी उसकी कॉन्फ़िग चेंज करना है या कुछ भी हमें उसका रन टाइम चेंज करना है, जो भी चीज़ हमें आगे आके चेंज करनी रहेगी वो हम यहाँ पे आके उसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम आते हैं अगले फोल्डर पे। सॉरी, फिर आता है होम। होम बेसिकली रहेगा हमारा जो यूज़र हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने अभी यूज़र हम इस यूज़र पर क्रिएट मतलब लॉगिन करें EC2 यूज़र पे, तो जब भी हम आगे आगे यूज़र जो भी हम क्रिएट करेंगे उसकी खुद की एक डायरेक्टरी होती है जहाँ पे वो पर्टिकुलर यूज़र जो है वो काम करता है। तो बेसिकली अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँ cd-home, तो यहाँ पे आके ls करूँ, तो यहाँ पे है मेरा EC2 यूज़र, मतलब जो यूज़र से मैंने लॉगिन करा है उसकी जितनी भी फाइल अगर मुझे स्टोर करनी है वो मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर करनी है। मतलब होम मतलब बेसिकली जो भी आप यूज़र क्रिएट करते जाओगे उनकी खुद की डायरेक्टरी किस पर्टिकुलर फोल्डर में बिलोंग करती है, तो वो बिलोंग करते हैं हमारे होम फोल्डर में। ठीक है, आगे अगर हम कोई यूज़र बनाएंगे, लेट सपोज मैंने प्रमोद नाम का यूज़र बनाया या किसी और यूज़र का नाम बनाया, और उसकी अगर मुझे डायरेक्टरी चेक करनी कि वो पर्टिकुलर पर्सन अगर उसको मैं जब एक्सेस दे रहा हूँ इस इंस्टेंस का, वो लॉगिन कर रहा है, लॉगिन करने के बाद में वो कहाँ पर उसकी फाइल डाल रहा है, तो वो फाइलें मुझे सारी यहाँ पर मिलेगी। जो भी उसकी फाइल लिस्ट रहेगी, डायरेक्टरी रहेगी, वो सब मुझे इस पर्टिकुलर होम के अंदर मुझे अलग अलग यूजर्स की जो है वो फाइलें मैं यहाँ पर आके ले सकता हूँ। ठीक है, फिर आता है lib64। ये भी किसी काम का नहीं है हमारे, मैं इसके अंदर भी जो है डिटेल में जाऊँगा नहीं। लोकल मीडिया माउंट में MNT में एक बार पहले से हम देख सकते हैं कि जब हम माउंटिंग करेंगे किसी भी ड्राइव को, हम माउंट करते हैं, मतलब आप मान लीजिए हमने अलग से कुछ स्टोरेज क्रिएट करा और स्टोरेज को मुझे माउंट करना है, तो मुझे किस पाथ के थ्रू माउंट करना है वो सब चीज़ें हमारे को MNT फोल्डर में मिलती है। ठीक है, तो मैं इसमें बैक पर से जाऊँगा, CD MNT ls। ठीक है, इसमें अभी मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो है ये जो ड्राइव जो है 8 GB की जो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है जब भी मैं इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, ऑलरेडी माउंटेड है। अगर मैं इसको अनमाउंट करके फिर से माउंट करूँगा तो मुझे इसी पाथ पे इसको माउंट करना पड़ेगा, तब जाके ही ये
जो भी स्टोरेज है वो माउंट हो पाएगा। ठीक है, तो माउंटिंग जो हम पढ़ेंगे कि माउंट कैसे करना है किसी ड्राइव को, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। जब आप वर्क करोगे, लेट सपोज आपको रिक्वेस्ट आती है कि मुझे 300 जीबी की एक ड्राइव जो है वो माउंट करके दो मेरे EC2 इंस्टेंस पर। कोई भी आपको आके डेवलपर बोल रहा है कि मैं जिस सिस्टम पर वर्क कर रहा हूँ मुझे एक जो है मतलब स्टोरेज की और रिक्वायरमेंट हो रही है, एक 500 जीबी की मुझे जो है मतलब इलास्टिक स्टोरेज जो है मुझे माउंट करनी है, तो आप कैसे EBS को जो कैसे आप माउंट करोगे वो आपको मतलब मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से माउंटिंग होती है, किस तरीके से हम एक्सटर्नल वॉल्यूम को किस तरीके से माउंट करते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे इस माउंट फोल्डर का जो है वो काम आएगा कि माउंटिंग जब हम करेंगे किसी एक्सटर्नल वॉल्यूम को, तो जब हमारे को इस माउंट फोल्डर का जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल मतलब किस तरीके से काम होता है वो हमें पता चलेगा। ठीक है, ऑप्ट प्रॉक दोनों किसी काम का नहीं है। रूट यूज़र हमारा काम का है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में बेसिकली दो यूज़र रहते हैं, रूट यूज़र एक नॉर्मल यूज़र। तो जब रूट यूज़र भी अगर कुछ बना रहा है, जैसे मैं एज ए रूट यूज़र जब मैं लॉगिन करूँगा कुछ चीज़ फाइल बनाऊंगा या फिर कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा, वो किस फोल्डर में जाएगी, तो वो जाएगी हमारे रूट फोल्डर के अंदर। जैसे मैं CD रूट करूँ अभी तो मेरे पास एक्सेस नहीं है, ओह सॉरी मैं गलत फोल्डर में हूँ, इसको स्लैश करके मैं डायरेक्टली इसमें जंप कर सकता हूँ। परमिशन देना है क्योंकि मैं EC2 यूज़र हूँ, मैं इसमें अभी लॉगिन नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको बताया था कि रूट यूज़र जो रहता है उसके पास पूरे प्रिविलेजेस रहते हैं, वो किसी भी डायरेक्टरी में जाके मतलब लॉगिन कर सकता है, किसी भी डायरेक्टरी में जा सकता है, जंप कर सकता है इधर से उधर। बट मैं अभी एज EC2 यूज़र लॉगिन हूँ तो मैं इसमें जंप नहीं कर सकता हूँ। प्लस अगर मेरे को रूट यूज़र पर स्विच भी करना है तो मुझे पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विदाउट पासवर्ड में लॉगिन जो है एज अ रूट यूज़र में मैं लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। तो हम अभी रूट यूज़र की जो है वो डायरेक्टरी नहीं देख सकते। अच्छा, इसको देखने के लिए मैं सूडो भी अगर यूज़ करूँ, ठीक है, तो मैं इसमें लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं माउंट पे ही हूँ, PWD करूँगा तो मैं अभी यहाँ पर हूँ इससे माउंट sudo टेरिटरी में हूँ। ls-lrt करके जा सकते हो। जी sudo ls-lrt/root जा सकते हो, मतलब देख हाँ सकते हो। हाँ, वो देख सकते हैं हम। अभिषेक को ज़्यादा नॉलेज है इसमें, क्योंकि अभिषेक इज़ अ लिनक्स सर्टिफाइड पर्सन, तो मुझे इसमें इतना नॉलेज नहीं होगा, मैंने ये चीज़ ट्राई भी नहीं करी, तो इसलिए जो मुझे नॉलेज है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभिषेक आप भी मुझे बता सकते हो, कमेंट आप मुझे इसमें पिंग कर दो ताकि मैं उसको एक बार चेक कर सकूँ। कहाँ पर मिलेंगे तो लॉग हमें जब मिलते हैं वो हमें लॉग फोल्डर के अंदर मिलता है। लॉग कहाँ पर रहता है, हमारा वेर फोल्डर के अंदर रहता है। ठीक है, मिलती है। तो लॉग मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम रन कर रहे हैं, अगर उसको मुझे चेक करना है कि वो सही से रन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर उसका आउटपुट क्या निकला है, वो सब हमें var-log फोल्डर में मिलेगा। और ये फोल्डर का स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर हम कुछ ट्रबल शूटिंग पढ़ेंगे किसी भी कंटेनर की या पॉड की, या फिर हमें किसी भी कंटेनर के अंदर का लॉग चेक करना हुआ, तो हमें ये फोल्डर जरूर से पता होना चाहिए कि var-log में हमें ऑलवेज सभी चीज़ के लॉग जो है वहाँ पर मिलेंगे। फिर उसका जिस भी चीज़ का हमें लॉग देखना, जैसे डॉकर का हो गया, किसी एप्लीकेशन का हो गया, तो वो लॉग को हम आगे जाके जो है कैट करके हम उसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा वेयर फोल्डर इसीलिए इंपॉर्टेंट एज अ डेवऑप्स यूजर। ठीक है, चलिए तो अब मैं फिर से अच्छा एक चीज़ लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक रहता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पर जंप करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ CD-home-EC2 यूज़र, जो कि मेरा अब मैं एज अ EC2 यूज़र लॉगिन हूँ, तो मुझे मोस्टली जो मेरा वर्क करना है वो EC2 पे ही करना है। ठीक है, तो EC2 पर मुझे कैसे जंप करना है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर आपको अगर पाथ स्ट्रक्चर पता है, तो आपको थोड़ा भी अगर पता है तो आप उसके कुछ इनिशियल्स डालो। इनिशियल्स डालने के बाद आप टैब यूज़ करो, जो टैब बटन होता है लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे मैंने H लिखा अभी यहाँ पर, ठीक है, H करके मैंने टैब दबाया तो इसने होम ऑटोमेटिकली पकड़ लिया। अब होम के अंदर मुझे पता कि होम के अंदर एक डायरेक्टरी है जो कि है EC2 यूज़र, तो मैंने E दबाया फिर मैंने टैब दबाया, तो ये अब सीधा ऑटोमेटिकली पाथ लेते रहेगा। तो ये एक ट्रिक होती है छोटी छोटी सी, जो आपको पता होना चाहिए डेली बेसिस पे। अगर मैं जैसे वापस से मतलब अगर मैं रूट पे जाऊँ, ठीक है, अब जैसे मुझे होम में जाना है तो पहले मैं क्या करूँगा, नॉर्मली CD होम करूँगा, फिर होम करने के बाद में CD EC2 यूज़र लिखूँगा पूरा, फिर अंदर आऊँगा। तो यहाँ पर मेरे 2-3 कमांड जो मैंने वेस्ट करी, मतलब इसमें मुझे टाइम ज़्यादा लग गया कि CD करा, फिर होम करा, फिर होम करने के बाद EC2 यूज़र आया। तो उसका टाइम बचाने के लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, रिलेटिव पाथ हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसेंशियल पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे जाना है। जैसे मुझे ETC में जाना है तो मैंने ETC डायरेक्ट टाइप करा, ऑटोमेटिकली इसने ETC ले लिया। ETC में लेट सपोज मुझे कोई सा फोल्डर में जाना था और मुझे फोल्डर का नाम नहीं है पता, तो मैंने डबल बार मैंने टैब दबा दिया, तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे ये सब फोल्डरों को नाम दे दिए कि तुम इन सब फोल्डर में जा सकते हो।
ठीक है। अब इसके बाद मान लो मुझे अच्छा याद आया कि मुझे तो क्रोन डेली में जाना था, तो मैंने सी आर दबाया, ठीक है। फिर मैंने टैब दबाया तो उसने कैच नहीं करा क्योंकि सी आर से और भी है। फिर मैं पूरा टाइप करूँगा, तो इस तरीके से आप जो है शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी टैब का शॉर्टकट बताया, ऐसे सेवरल मैं आपको शॉर्टकट्स आगे बताते जाऊँगा किस तरीके से आप आपके काम को जो है जब आप काम करोगे तो उसको कैसे एफिशिएंटली और कर सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट कहाँ से है? डबल टैप से? डबल टैप से, ठीक है। अब जैसे मुझे चेक करना है मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, PWD दबाया है, मैं EC2 यूज़र में हूँ, मुझे EC2 यूज़र में होना है। अभी तक हमने कौन-कौन सी कमांड देख ली है, कुछ बेसिक कमांड cd ls अच्छा ls में भी एक रहती है ls-l जो कि हमें बताती है कि कितनी हमारी मतलब फाइल्स यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। और क्या-क्या उसमें परमिशंस है, सारी हमारे को पूरी डिटेल हमारे को ls-l में मिलती है। जैसे आगे जाके अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस पर्टिकुलर फाइल में या फिर इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में या डायरेक्टरी में कौन-कौन सी परमिशंस है, तो हम उसमें ls-l यूज़ करेंगे। और एक रहता है ls-a, a मीन्स हिडन फाइल, ठीक है। जैसे हिडन फाइल मैं अभी यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ मेरे मोबाइल स्ट्रीम में कि ये फाइल है मेरी होम में ही है, पर ये मुझे भी दिख नहीं रही थी। जब मैं नॉर्मल ls अगर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे फाइलें दिख नहीं रही है, ये हिडन फाइल है। तो हिडन फाइल मतलब जिसके आगे डॉट लगा रहता है वो सारी हिडन फाइल रहती है। अगर हमें भी हिडन फाइल क्रिएट करना है तो हम आगे डॉट लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली हिडन फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। और उन हिडन फाइल्स को अगर हमें देखना है तो हम ls-a यूज़ करते हैं। अच्छा, और अगर मुझे हिडन फाइलों की भी मतलब इन डिटेल समरी जाननी है कि क्या उनको परमिशंस है, तो मैं यूज़ करूँगा ls-la, इंटर। तो जैसे मैं जो परमिशंस की बात कर रहा हूँ, ये सब परमिशंस है, जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट, ये सारी, ये हम जब परमिशंस का एक मैं आपको टेबल बना के बताऊंगा जिससे आपको इजी रहेगा कि परमिशंस होती क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे परमिशंस चेंज करते हैं। ये हम कल डिस्कस करेंगे इन डिटेल, क्योंकि कल हमारा पूरा जो सेशन रहेगा वो पूरा हमारा परमिशंस और ऑनर जो हम सी एच ओन यूज़ करेंगे, ऑनरशिप क्या होता है और यूज़र्स क्या होते हैं, ये तीन चीज़ें जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हम कल इसी में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली हम फाइल मैनेजमेंट कमांड्स जो है वो पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक कौन कौन सी कमांड कवर कर ली है, ls कर ली है, ls-a कर ली है, cd कर ली है। cd के बाद में हमने cd के कैसे हम रिलेटिव पाथ में जो है जाते हैं ये हमने चेक कर लिया है। कैसे हम बैक आते हैं, मतलब एक लेवल हम कैसे बैक आते हैं ये हमने चेक कर लिया है। कैसे हम होम डायरेक्टरी पे स्विच करते हैं ये भी हमने चेक कर लिया है। PWD भी हमने चेक कर लिया है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं इसको, ये भी हमने चेक कर लिया है। सीपी से पहले में हम यूज़ करेंगे टच कमांड, टच हम बनाएंगे फिर हम उसको कॉपी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं टच कमांड किसी भी फाइल को बनाने के लिए। तो टच लेट सपोज एक बनाते हैं हम test.txt, इंटर। जब हम ls करेंगे तो यहाँ पर मेरी एक फाइल बन गई है जो कि मेरी टेस्ट नाम से यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, फाइल बनाने के एक नहीं सेवरल तरीके होते हैं। टच वन ऑफ द वे है जिससे हम सिंपल वे है जिससे हम बनाते हैं। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, जैसे मुझे अगर कुछ चीज़ डालनी है इसमें, ठीक है, तो डाल के मैं कैसे मतलब उस फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे लेट्स सपोज मुझे हेलो वर्ल्ड जो है वो एक फाइल के अंदर डालना है, तो हेलो को पहले मैं प्रिंट करूँगा इको करके। इको का मतलब जैसे हम नॉर्मली कोडिंग में भी इको यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, तो मैं इको यूज़ करूँगा। स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोड यूज़ करते हैं, हेलो वर्ल्ड, देन स्ट्रिंग क्लोज। फिर ये है, ये जो डबल मतलब इसको जो एरो है ये है इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, मैं थोड़े ध्यान से चल गया। बेसिकली ये फॉरवर्ड करता है, इसका एक्चुअली टेक्निकल वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या इसको बोलते हैं। रीडायरेक्शन बोलते हैं ना, क्या अभिषेक? रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन, हाँ। तो बेसिकली रीडायरेक्ट करेगा ये पर्टिकुलर हेलो वर्ल्ड को एक फाइल में। जैसे मैंने फाइल बनाया था test.test2.txt, ठीक है। अब मैं ls कर रहा तो मेरे पास दो फाइल है, test.txt और test2.txt। तो ये जो मैंने डाली है स्ट्रिंग, तो मुझे चेक करना है कि स्ट्रिंग इसमें आई है या नहीं आई है। तो चेक करने के लिए किसी भी चीज़ को मुझे व्यू करने के लिए जो मैं यूज़ करूँगा मैं कैट कमांड। कैट फाइल का नाम। अच्छा, हमने अभी टैब वाली चीज़ पढ़ी थी कि टैब से मैं मतलब ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है। सेम मैं ts डालूंगा, टी टेस्ट तक इसने ऑटोमेटिकली कैच कर लिया। टेस्ट 2 डालूंगा मैं, फिर इसको करूँगा तो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। तो टैब बहुत अच्छी चीज़ है, आपको यूज़ करता आना चाहिए। आपको पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टी डालो या फिर जो भी इसेंशियल्स है मतलब उस पर्टिकुलर फाइल के वो आप डालो और टैप दबा दो तो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। जैसे मैंने कैट करा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो है वो उसने बता दिया कि इसमें हेलो वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी मैं इसको एक रिफ्रेश मारता हूँ यहाँ पे मोबाइल स्ट्रीम के इस पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये दोनों फाइलें मुझे विजिबल है, दिख रही है।
अब मैंने आपको बताया था कि मोबाइल स्ट्रीम क्यों हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मुझे एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर भी मिलता है। मैं इस फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकता हूँ। मेरे इसमें जो भी हमारे यूज़र फ्रेंडली ऑप्शंस है वो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाते हैं। जैसे मुझे डिलीट करना पड़ेगा तो मुझे आरएम वगैरह ये सब लिख के मुझे फाइल का नाम देके फिर मुझे रिमूव करना पड़ेगा, नहीं, मैं यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट एडिटर में ओपन भी कर सकता हूँ। जब हम आगे जाके एसएसएच पढ़ेंगे और जब बड़ी बड़ी प्राइवेट की पब्लिक की होती है जिनको हमको कॉपी पेस्ट करना रहता है, उसमें हमें थोड़े बहुत जो मुझे भी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो इस इन चीज़ों में जो है हमारे को मोबाइल स्ट्रीम बहुत हेल्प कर देता है कि जिसमें हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट जो है कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे आगे इसको देखेंगे, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ मोबाइल स्ट्रीम को यूज़ करना। तो हमारा अभी टच कमांड जो है हमने यूज़ करा, डायरेक्टरी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं mkdir। ठीक है, जैसे मुझे कुछ फोल्डर बनाना है तो मैं यूज़ करूँगा mkdir, mkdir, देन लेट सपोज मैं बनाता हूँ फोल्डर डे वन नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ, एंटर एलएस करूँगा। जैसे ब्लू में यहाँ पे जितनी डायरेक्टरी है वो ब्लू में शो होती है, तो यहाँ पे ब्लू मुझे डायरेक्टरी बताता है और इस डायरेक्टरी के अंदर मुझे जंप करना है, तो जंप करने के लिए सी डी एंड देन डे वन, एंटर, तो मैं डे वन के अंदर में आ गया हूँ। ठीक है, डे वन के अंदर मैंने कुछ बनाया नहीं है इसलिए पूरा एम्प्टी फोल्डर ही है। फिर से मैं बैक जंप कर लेता हूँ, क्लियर विंडो, एलएस, मेरे पास मेरा फोल्डर, मेरी जो फर्स्ट फाइल थी वो, और जो मैंने कैट के थ्रू जो मैंने इको के थ्रू मैंने फाइल में जो डिटेल डाली, जैसे हेलो वर्ल्ड डाला या फिर कुछ और डाला, तो वो मेरे इसके थ्रू जो है वो टेस्ट टू फाइल जो है मेरी क्रिएट हुई थी। ठीक है, अब आते हैं हम आरएम पे, रिमूव फाइल। ठीक है, तो बेसिकली आरएम, देन फाइल का नाम टेस्ट डॉट टीएक्सटी, एंटर, एलएस करूँगा, फाइल रिमूव हो गई है, डिलीट हो गई यहाँ से। यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इसको रिफ्रेश कर लो, यहाँ से भी ये डिलीट हो गई है। आरएम मतलब होता है रिमूव, मतलब डिलीट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, डायरेक्टरी में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टरी के लिए हमारे को एक फ्लैग यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जिसके आरएम शायद आरएम हाइफन आर हमें यूज़ करना पड़ता है रिकर्सिव, ताकि हर एक चीज़ तो हर एक एलिमेंट जो है उसमें से डिलीट होते जाए। मतलब डायरेक्टली हम डायरेक्टरी को जो है वो रिमूव करके नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर ट्राई करता हूँ, अभी ये एम्प्टी है, हो सकता हो भी जाए, नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी को मुझे रिमूव करना है तो मुझे आर एम हाइफन आर देन डायरेक्टरी का नाम पर एंटर करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिमूव होगी। अब आप सोचोगे हाइफन आर क्यों, हाइफन आर मतलब होता है रिकर्सिव, रिकर्सिव मतलब इसके अंदर अगर कुछ कुछ फाइलें हैं तो वो उसको भी डिलीट करेगा प्लस ये फोल्डर को भी डिलीट करेगा। आप डायरेक्टली आर एम यूज़ करके अगर आप डायरेक्टरी का नाम देंगे तो वो डिलीट नहीं करेगा, आपको हाइफन आर यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। तो ये एक कैच है जो हमेशा आपको याद होना चाहिए कि आप अगर सोचोगे नहीं मैं आर एम लिख के मैं डायरेक्टरी का नाम दूँ और रिमूव हो जाए, तो नहीं होगा, उसके लिए आपको हाइफन आर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमने हाइफन आर यूज़ कर लिया है। ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी के लिए रिमूव हमने फाइल कर ली है, कैट भी हमने यूज़ कर लिया है। इसके बाद में मूव जो है हम अभी एक और फिर से मैं फाइल फोल्डर बना लेता हूँ mkdir। ठीक है, फिर इसके बाद मैं दे देता हूँ डे वन नाम इसका, एलएस करूँगा। लेट सपोज मुझको टेस्ट टू फाइल को मूव करना है डे वन फाइल में। ठीक है, तो मैं mv टेस्ट वन, ठीक है, फिर स्पेस हाइफन डे वन, एक सेकेंड, परमिशन डिनाई, कोई परमिशन नहीं है, एक सेकेंड नहीं, इसको, आप रूट नहीं लगाओगे ना, हाँ रूट क्यों लगाओगे सुडो आप ना, रूट नहीं लगाओगे ना। क्या, नहीं 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 नहीं, आप डे डे बन के आगे आपने रूट क्यों लगाया है। ये स्लैश हटाओ, हाँ ये हटाओ, हाँ अब करो। ओके, सॉरी मैंने रूट लगा दिया होगा, ओके गॉट इट। ठीक है, मैं इसमें अब देखता हूँ कि मूव हुई है या नहीं हुई है। मूव मतलब कि विदाउट कॉपी एक हम करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो भी हमारी फाइल है वो एक यहाँ पर कॉपी होगी, एक फोल्डर के अंदर कॉपी होगी। यहाँ पर हम सिर्फ मूव कर रहे हैं कि यहाँ से उठा के हमने डे वन फोल्डर में डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे मूव कमांड भी हो गई है, टच कमांड भी हो गई है, dir कमांड भी हो गई है, रिमूव भी हमारी हो गई, कैट भी हो गई है। हेड, हेड मतलब जब हम इसमें वी आई एडिटर पढ़ेंगे तो वी आई एडिटर में कैसे हम लाइनों में हम कैसे मतलब जाते हैं, फर्स्ट लाइन पे जाना, सेकेंड लाइन पे जाना, थर्ड लाइन पे जाना, ये हम कल पढ़ेंगे। मतलब ये जो चीज़ें आएगी जब हम वी आई एडिटर पे जाएंगे तब हेड और टेल दोनों कमांड हम उसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आती है सी एच मोड कमांड। ठीक है, ये हमारी चेंज परमिशन के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, ये भी हम कल पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक पूरा कंसेप्ट रहता है कि क्या क्या परमिशन रहती है एज अ रूट, मतलब एज अ ऑनर, एज अ ग्रुप और एज अ यूज़र।
तीन चीज़ें होती है इसमें, ऑनर, ग्रुप और यूज़र, जिसके अलग अलग जो है वो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर आप बार बार देख रहे हो कि जिसके लिए टोटली ये न्यू सब्जेक्ट है, जिसको ऑलरेडी पता है उन्हें, मतलब नॉलेज इस चीज़ का, कि यहाँ पर भी आर एक्स डब्ल्यू लिखा हुआ है, फिर छोड़ के यहाँ पर भी 3 में एक्स आर लिखा है, यहाँ पर भी एक्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जो फर्स्ट का जो मतलब ये परमिशन है, ये है ऑनर परमिशन। ऑनर मतलब रूट बोल सकते हो इसको, रूट यूज़र के लिए वो कुछ भी कर सकता है इसमें, रीड राइट एग्जीक्यूट सब कुछ कर सकता है। ठीक है, देन ये है ग्रुप परमिशन, कि जो ग्रुप है वो सिर्फ एक्स मतलब एग्जीक्यूट और आर मतलब रीड, कि वो रीड कर सकता है। और जो लास्ट वाली है वो है यूज़र के लिए, जो मैं यूज़र हूँ, इसी टू यूज़र हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं इसमें ना रीड कर सकता हूँ, ना राइट कर सकता हूँ, ना मैं कुछ भी एक मिनट, अच्छा हाँ, कुछ भी जो चीज़ है मैं डाल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ कुछ अगर फाइल है, जैसे आगे जाके जो है मतलब हम कुछ भी शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह लिखेंगे, उसको सिर्फ मैं चला सकता हूँ। एग्जीक्यूट मतलब करना क्या होता है कि कुछ भी अगर कोडिंग फाइल है उसको मैं चला सकता हूँ, बट मैं उसमें रीड और राइट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो रहती है परमिशन हम कल पढ़ेंगे इन डेप्थ कि क्या होती है। इसका एक सिंपल मैं आपको दिखाऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से आप किसी भी परमिशन को जो है वो इजीली आपके माइंड में जो है वो बना सकते हो। अगर कोई आपको बोले कि नहीं मुझे यूज़र को जो है ये वाली परमिशन देनी है, या फिर मुझे रूट को ये परमिशन नहीं देनी है, तो आप तुरंत उसका कैसे नंबर में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, वो नंबर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मुझे ये वाला जो वे रहता है रीड राइट एग्जीक्यूट वाला, इस वे में, ये वे में भी आप कर सकते हो, पर ये मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है, प्लस कंफ्यूज भी करता है। तो जो नंबर वाला वे रहता है, जैसे 7 मतलब, जैसे यहाँ पर अगर आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, 755, 7 मतलब 4 रहता है रीड का, 2 रहता है राइट का, और 1 रहता है एग्जीक्यूट का, जो एक्स हमने पढ़ा। तो 7 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 7, मतलब यूजर ओनर को जो है वो ऑल परमिशन है। 5 मतलब कि जो अपना क्या बोलते हैं ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप को रीड की और एग्जीक्यूट की प्रमोद, परमिशन है। हाँ, हेलो, हाँ वो नेहाना ज्वाइन नहीं कर पा रही है, इसको एंट्री दे। एक सेकेंड, ठीक है, ज्वाइन नाउ, ओके, ठीक है। तो ये कल हम इसका एक मैं टेबल बनाऊंगा आपके लिए, वो टेबल को आप रिफर करोगे, और वो टेबल को एक बार आप आपके माइंड में उसको सेटअप कर लोगे कि अच्छा इस तरीके से मुझे यूज़ करना है, तो आपको लाइफ टाइम जो है ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी जो मुझे आई है स्टार्टिंग में, कि मुझे हमेशा कन्फ्यूज़न रहा है कि नहीं अच्छा मुझे रूट को अगर ये परमिशन देनी है तो कैसे देनी है। तो मैं इसका एक आपके लिए टेबल कल प्रिपेयर करूँगा, वो टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको आप हमेशा के लिए नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेली लाइफ में एज अ डेवऑप्स यूज़र आपको बार बार इस कमांड का, इस परमिशन का यूज़ करना पड़ेगा। आप शेल स्क्रिप्टिंग लिखेंगे तब भी यूज़ करना पड़ेगा, आप किसी फाइल को शेयर करेंगे तब भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कल परमिशन वाली जो हम पढ़ेंगे, और इसको मैं कोशिश करूँगा इसको मैं आपको इतना ईजी बना के दूँ कि आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। आपको सिर्फ वो टेबल आपके दिमाग में बिठानी रहेगी कि अच्छा 7 मतलब फुल परमिशन, 5 मतलब रीड और एग्जीक्यूट, 6 मतलब रीड और राइट परमिशन। तो इस तरीके से आपको थोड़ा दिमाग में आपके बिठाना होगा। 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब कोई परमिशन नहीं रहती। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम आज EC2 जो हम क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा है सी एच मोड 400। 400 मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ रूट को जो है मतलब रीड की परमिशन है, बाकी ना ग्रुप को ना यूज़र को कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल 400 जो है ये परमिशन दी है इस पर्टिकुलर फाइल को, जो मैंने पेम फाइल डाउनलोड कर दी। जब भी आप भी करोगे पेम फाइल डाउनलोड, तो आपको भी यही परमिशन में ये फाइल मिलेगी। तो हो सकता है आपको इश्यूज आए थोड़े कि अरे ये मैं क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, या फिर क्यों नहीं रीड कर पा रहा है। तो इसलिए हम जब कल इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि कैसे वर्क करती परमिशन, कैसे हम परमिशन को मॉडिफाई करते हैं एज अ रूट यूज़र, और एज अ सूडो यूज़र या फिर नॉर्मल यूज़र हम कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं, कैसे हम अलग अलग परमिशन पे जो है वो चेंजेस करते हैं। सेम ऑनरशिप का भी, कि कैसे हमारी ऑनरशिप जो है चेंज होती है किसी भी पर्टिकुलर फाइल की, और किसी भी पर्टिकुलर फाइल में हम ऑनर कैसे चेंज करते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे जाके जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों चीज़ों पर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। देन आता है फाइंड लोकेट, ये सब हमारे यहाँ ग्रैप में हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली मैं फाइंड मैंने कभी यूज़ नहीं करा है। फाइंड भी एक सिमिलर मतलब कमांड होती है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी फाइल को फाइंड करने के लिए। लेट सपोज मैंने कभी यूज़ नहीं करा, लेट मी ट्राई वंस। सो फाइंड मैं देता हूँ टेस्ट,
txt एंड देन एंटर। सो नो सच अ फाइल एंड फाइल उसमें test2 नाम से है। लेट्स पुट 2 हियर एंड देन एंटर। तो इसमें मुझे फाइंड करके होता है, मतलब फाइंड करना मतलब बेसिकली अगर आपका बहुत बड़ी एक फाइल स्ट्रक्चर है, किसी डायरेक्टरी में बहुत सारी फाइल्स है और मुझे वो फाइंड करना है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसको? तो बेसिकली फाइंड कमांड यूज़ करके उस फाइल का नाम डाल दो तो आपको फाइल को जो वो ला देगा। फाइंड से अच्छा हम यूज़ करेंगे ग्रैप। ग्रैप एक एडवांस टूल है, ठीक है, जो बेसिकली मैंने आपको बताया ग्रैप, ऑक और सेड, ये तीनों हमारी शेल स्क्रिप्टिंग में मतलब ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और इस पे ही हमारी पूरी शेल स्क्रिप्टिंग जो है वो सराउंड जो है वो रन करेगी, ठीक है। तो ये हम कल पढ़ेंगे। फाइंड तो बेसिकली कुछ वैसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। ग्रैप मैंने जैसे बताया ग्रैप एडवांस टूल है, इसके लिए हम लास्ट स्टेप हम ग्रैप में कैसे हम मतलब रेजेक्स के थ्रू और ऑक में हम कैसे मतलब ये तीनों टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं। शेल स्क्रिप्टिंग में भी हमें सबसे ज़्यादा यूज़ ग्रैप, ऑक और सैड ही होगा। बेसिकली ग्रैप भी जो है वही फाइंडिंग का काम करता है, पर यहाँ पे पैटर्न वाइज फाइंड करता है। जैसे किसी भी पर्टिकुलर, लेट सपोज मुझे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। टॉप या फिर df-h, ठीक है, ये मेरे पास अभी जो है ये सब सर्विसेज जो है वो रन हो रही है। ये सब जो मेरी एप्लीकेशन मतलब जिसको मैं बोलता हूँ कि सर्विसेज वगैरह है, ये सब अभी रन हो रही है। मुझे इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो ये मेरी स्टोरेज है बेसिकली। इसमें मुझे मान लीजिए स्टोरेज में मुझे कुछ एक पर्टिकुलर जैसे जिसकी 190 MB अवेलेबल हो, मुझे सिर्फ वही स्टोरेज ला के दे। तो किस तरीके से हम जो मतलब उसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से हम उसको निकाल के लेके आते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू, ये सिर्फ ग्रेप करता है। ग्रेप का बेसिकली आप अगर डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ोगे तो फाइंड लाइंस मैचिंग टेक्स्ट और द रेजेक्स, मतलब रेजेक्स मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के थ्रू उस पर्टिकुलर चीज को निकाल के लाके देना, वो हमारा काम करता है ग्रैप। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बताया इसने ग्रैप एरर इन लॉग फाइल। तो लॉग फाइल जो रहती है वो बहुत बड़ी रहती है, अगर उसमें से मुझे एरर वाला पार्ट ही मुझे फाइंड करना है तो मुझे ग्रैप यूज करना पड़ेगा। ग्रैप के थ्रू मैं जो है वो आगे जाके सिर्फ एरर पार्ट जो है वो उसका पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रैप आर आइफन आर सब तो रिकर्सिवली जो है वो करंट डायरेक्टरी में, पूरी डायरेक्टरी में जहाँ जहाँ पे एरर वर्ड होगा वो मुझे ला के देगा। तो ये बहुत पावरफुल टूल है, ये बेसिकली हमारा सर्चिंग के काम में आता है, फाइंडिंग के काम में आता है। तो इसका कैसे यूज़ करना ये भी हम जब ग्रैप, ऑक और सेट पढ़ेंगे जब हम इसको कवर करेंगे। देन आते हैं आर्काइव फाइल के ऊपर। आर्काइव फाइल भी बेसिकली जब हम कोई भी जिप फाइल की बात करते हैं कि कैसे हम फाइल जिप करना, कैसे उसको आर्काइव करना, कैसे मल्टीपल फाइल को जो है वो मतलब एक पर्टिकुलर फोल्डर में डालना, ये हम देखते हैं। एक सेकेंड, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दो फाइल है अभी, ठीक है। अब मुझे उनको दो फाइलों को जो है मतलब एक आर्काइव क्रिएट करना है, मतलब आर्काइव मतलब बेसिकली जिप फाइल है, ठीक है। तो मैं उसको कैसे करता हूँ, तो इसके अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं हाइफन के बाद में। जैसे इसमें भी अलग अलग, जैसे हमारे जिप में हम बात करें तो जिप भी हम अलग अलग टाइप की जिप फाइल करते हैं, जैसे इसमें अलग अलग टाइप की हम जिप फाइल बना सकते हैं। तो ये है CVF फाइल की नॉर्मली जो हम बनाते हैं नॉर्मल जिप फाइल। तो बेसिकली टार हाइफन CVF यूज़ करेंगे। एक जो भी हमें नाम देना है उस जिप फाइल का, उस जिप फाइल का जो इसमें एक्सटेंशन रहता है वो होता है .tar। तो .tar मतलब ऑलवेज हमें याद रखना कि एक जिप फाइल है, इसको कैसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए हम सी की जगह, सी मतलब होता है क्रिएट और एक्स मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। तो वी एफ कॉमन रहेगा, जब हम क्रिएट करेंगे तो हम सी यूज़ करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम एक्स यूज़ करेंगे। तो बेसिकली सेम यही कमांड को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं फाइल्स के नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया पहले date2.txt, देन test.2txt और एंटर, ठीक है। अब मैं ls करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक आर्काइव फाइल मिल गई। जैसे मैं इसको कॉपी रिफ्रेश करता हूँ और जब मैं day1 फोल्डर के अंदर यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये देखिए जिप जैसा दिख रहा है आपको। जिप मतलब इसने मुझे जो फाइल है, दोनों फाइल है उसको एक जिप कन्वर्ट कर दिया। मतलब बेसिकली जिप और टार दोनों एक ही बात है, पर इसमें जिप भी आप कर सकते हो। और जो लिनक्स में जो फाइल शेयरिंग होती है, अगर आपको जिप फाइल को अगर मल्टीपल फाइल शेयर कर रहा है तो टार बना के ही वो आपको शेयर करेगा। तो आपको बनाते आनी चाहिए किस तरीके से आप मल्टीपल फाइल को जिप कैसे बना सकते हो। तो बेसिकली कमांड सेम रहेगी, बस आपको सी यूज़ करना है यहाँ पे, CVF हाइफन जो भी आपको नाम रखना हो। जैसे मैंने आर्काइव रखा, अगर आपको कुछ और नाम रखना है आपकी जिप फाइल का वो रख सकते हो। जिप और टार दोनों की बात है, और आपको फाइल की जितनी फाइल आपको उसमें डालनी है आपको उसकी डिटेल डालनी है और वो ऑटोमेटिकली आपकी जिप फाइल क्रिएट कर देगा।
सेम मुझे अगर इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो मुझे सी की जगह एक्स करना है। जैसे जब हम अमेजोन CLI इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए हमारे को जिप फाइल में ही आपको इंस्टॉल होगा वो, ठीक है। और इसमें मुझे फाइल का नाम देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मुझे इसका नाम देना है और ls करूँगा मैं, तो इससे ऑलरेडी सेम फाइल अवेलेबल है बट यहाँ पे इसने एक्सट्रैक्ट करा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किस तरीके से जिप कर सकते हैं टार में और किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये हमने यहाँ पर देखा भी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जिप और अनजिप, जिप भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जिप करने के लिए बेसिकली अगर जिप करना है सेम वही है, वही वे है। लिनक्स में हम जिप करते हैं डॉट टार के थ्रू, आर्काइव करने जिसको हम बोलते हैं डॉट टार के थ्रू करते हैं मोस्टली, मतलब 80-90% अगर हम देखेंगे जिप कोई भी यूज़ नहीं करता, जिप हमारा विंडोज़ में यूज होता है। तो बेसिकली कमांड सेम ही रहेगी, बस इसमें जिप और जो भी हमें नाम देना है उसका डॉट लगा के उसको नाम दे देंगे, file1 file2 डालेंगे। और अनजिप करने के लिए मतलब इसको अनजिप करना है तो अनजिप लगा के जो भी हमारी जिप फाइल हमने क्रिएट करी उसका नाम हम पास करेंगे, ऑटोमेटिकली वो जो है मतलब अनजिप उसको कर देगा, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर सकते हो ट्राई। लास्ट है हमारा सोर्स सिक्योर कॉपी फाइल। ये SCP बेसिकली हमारा क्यों यूज़ होता है, जब हम लेट सपोज किसी एक अनादर यूज़र से या एक अनादर मैं बोलूँ कि अनादर सिस्टम से जब हम जो है कॉपी पेस्ट करते हैं किसी फाइल को, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है और मुझे उसको कॉपी पेस्ट करना है किसी फाइल को, मेरा अगर ये विंडोज़ है, विंडोज़ से मुझे कोई फाइल उठा के मेरे लिनक्स में डालनी है तो मुझे SCP यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे SCP करके यहाँ पे रिमोट पाथ दिया है, अगर आपके पास लेट सपोज कोई IP एड्रेस होगा तो यहाँ पर आप IP एड्रेस डालोगे यूज़र, जैसे मेरा आप किसी ने अगर EC2 यूज़र क्रिएट करा होता तो मैं वहाँ पे इसका EC2-यूज़र डालता, -यूज़र, देन रिमोट पाथ मतलब यहाँ पे मैं उसको पब्लिक एड्रेस डालता, अगर मेरी SSH की उसमें लॉगिन है मतलब ऑथराइज की में सेव है तो, ठीक है। और यहाँ पर उसका लेट सपोज 1 2 3 4 5 जो भी उसका IP एड्रेस था वो डालता। देन पाथ में यहाँ पर डालता कि लेट सपोज उसने अपनी जो भी फाइल है वो पाथ सेव करके रखी, उसने home-EC2 में सेव करके रखी है, तो मैं यहाँ पे उसका पाथ डालता पूरा और देन जो भी फाइल का नाम रहता वो फाइल का नाम डाल के मैं अपने जो भी मतलब पेस्ट करने वाले जो मेरा पाथ रहता उस पर लाके मैं पेस्ट कर लेता। तो इस तरीके से जो है हम कॉपी और पेस्ट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी फ्रॉम रिमोट सर्वर, मतलब किसी रिमोट सर्वर से हम कॉपी कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है मतलब जब हम दो सिस्टम क्रिएट करेंगे मतलब एनसिबल में करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो हम SCP कमांड का जो है वो यूज़ करेंगे। तो आज हमने जितनी बेसिक कमांड्स थी मैं वो लिस्ट देख लेता हूँ। सो जो भी हमारी ये सब बेसिक कमांड्स थी ये हमने आज पूरी कवर कर ली है फाइल मैनेजमेंट के लिए। कल हम जो है हम बेसिकली कवर करेंगे परमिशंस कमांड, जो कि हमारी chmod chown जो भी हमारी कमांड रहती, और थोड़ी बहुत हम कवर करेंगे कल सिस्टम इन्फॉर्मेशन की जो जो रहती है, जैसे टॉप रहती है डिस्प्ले पे रन करने के लिए, एच टॉप जो है वो कौन कौन सी प्रोसेस अभी रन हो रही है वो, PS जो ये सब हमारी सिस्टम मॉनिटरिंग कमांड्स है। ये कमांड हमारे बेसिकली शेल स्क्रिप्टिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये कमांड भी हम जो है कल पढ़ेंगे। तो कल हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो हमारा जितनी भी मतलब परमिशन से रिलेटेड चीज़ है, दूसरी हमारी सिस्टम इन्फॉर्मेशन कमांड है ये, ठीक है। तो आज का हम यहीं पर रैप अप करते हैं।